तो आइए दोस्तों, ये पहला सवाल देखते हैं। एक दुकानदार ने कुछ फल 100 रुपये में 13 की दर से और उतने ही फल 100 रुपये में 7 की दर से खरीदे। यदि उसने सभी फल 100 रुपये में 10 की दर से बेचे तो उसे कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई, हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि उसने कुछ फल 100 रुपये में 13 की दर से और उतने ही फल 100 रुपये में 7 की दर से खरीदे और 100 रुपये में 10 की दर पे उन्हें बेचा है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे तीनों दरें लिख लेंगे। 100 रुपये में 13 की दर से खरीदे, 100 रुपये में 7 की दर से खरीदे और बेचा कितने पे, 100 रुपये में 10 की दर से बेचा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे खरीदे हैं तो पहले यहाँ से हमें क्या मिलेगा, क्रय मूल्य मिलेगा। तो मैं यहाँ पे CP1 और CP2 लिख देता हूँ। ठीक है, और बेचने की दर को क्या लिख दूंगा, मैं SP लिख दूंगा, यानी सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे उसने कितने फल खरीदे हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे, इन तीनों का LCM ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इन तीनों का LCM लेंगे तो तीनों को गुणा कर देंगे, 13 सत्ते 91 और इसको 10 से गुणा करेंगे तो 910 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि उसने 910 फल खरीदे। तो देखिए यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसे 70 से गुणा कर देंगे। ठीक है, ताकि ये 910 बन जाए। इसे 91 इसे 130 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये 910 हो जाएगा और इसे 91 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये भी 910 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको पहले LCM निकाल लेना है, फिर इन तीनों को 910 बनाने के लिए गुणा कर देना है। ठीक है, अगर इसे 70 से गुणा कर रहे हैं तो इसे भी 70 से गुणा करेंगे, इसे 130 से करेंगे और इसे 91 से गुणा कर देंगे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे अब इसका CP कितना आ गया, यानी यहाँ पे उसने 7,000 रुपये खर्च किए हैं। ठीक है, तो क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 7,000 रुपये में उसने 910 फल खरीदे ये वाले, और यहाँ पे कितने पैसे खर्च किए, 13,000 रुपये। ठीक है, यहाँ पे उसने 13,000 रुपये और खर्च करके ये वाले फल 910 और खरीदे, तो उसका कुल क्रय मूल्य कितना आ गया, 20,000 रुपये आ गया। ठीक है दोस्तों, यानी यहाँ पे मैंने CP1 और CP2 को जमा करके लिख लिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे उसने 910 तो खरीदे हैं, लेकिन उसने बेचे कितने, सभी फल बेचे हैं। तो यहाँ पे आपको 2 से गुणा करना होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे उसने 2 बार खरीदा 2 जगह से, तो यहाँ पे बेचेगा भी वो सभी फलों को, तो 2 से भी गुणा कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे यानी हम 2 से गुणा और करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 182, और इसे 100 से गुणा करेंगे तो 182 के आगे 2 जीरो और लग जाएंगे। ठीक है, तो इससे हमें विक्रय मूल्य पता लगेगा, सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो देखिए यानी उसने सभी फल 20,000 रुपये में खरीदे और 18,200 में बेच दिए। ठीक है, तो इससे उसे हानि हो रही है, कितने की हानि हो रही है, देखिए यहाँ पे 1,800 रुपये की हानि हो रही है। ठीक है, और ये हमें प्रतिशत में बताना है। ठीक है, तो 1,800 की हानि हो रही है, क्रय मूल्य से भाग कर देंगे, 20,000 रुपये क्रय मूल्य है। ठीक है, और गुणा कर देंगे इसे 100 से। ठीक है, तो यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे और इससे भी 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 2 से इसे काटेंगे तो 9 पे कट जाएगा। ठीक है, यानी कि उसे कुल 9% की हानि होगी। तो ये हमारा आंसर होगा, ये चौथा ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। तो आइए दोस्तों, ये अगला सवाल देखते हैं। दो वस्तुओं का कुल लागत मूल्य 825 रुपये है। यदि एक वस्तु को 20% लाभ पर और दूसरी को 20% हानि पर बेचा गया तथा दोनों का विक्रय मूल्य समान है, तो उनके लागत मूल्यों में कितना अंतर है, ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल में दो वस्तुओं की बात हो रही है। यहाँ बोला जा रहा है कि एक वस्तु को 20% लाभ पर और दूसरी को 20% हानि पे बेचा गया। ठीक है, जब भी लाभ और हानि का प्रतिशत समान होगा तो ऐसे केस में हमेशा हानि होती है। ठीक है, और हानि का प्रतिशत निकालने के लिए देखिए क्या ट्रिक यूज करेंगे हम। यहाँ पे ट्रिक जो यूज होगी, R² और भाग में 100। ठीक है, अब देखिए R की वैल्यू कैसे डालेंगे, जो भी हमें प्रतिशत दिया होगा, यानी 20 दिया हुआ है तो 20 डाल देंगे, तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। ठीक है, और इसे 100 से भाग कर देंगे, तो देखिए यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, तो यानी 4% की हमें हानि हो रही है। ठीक है, अब हमने निकाल लिया कि पूरे सौदे में उसे 4% की हानि होगी। ठीक है, अब देखिए पहली वस्तु को 20% के लाभ पे बेचा गया। ठीक है, तो मैं इसमें एलिगेशन मेथड लगाने जा रहा हूँ। पहली वस्तु 20% लाभ पे, तो मैंने प्लस का 20 लिख दिया, और दूसरी वस्तु 20% की हानि पे बेची गई है। ठीक है, तो मैंने माइनस का 20 लिख दिया, और पूरे सौदे में उसे 4% की हानि हो रही है। ठीक है, तो बीच में मैंने -4 लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे एलिगेशन मेथड लगा देते हैं। देखिए दोस्तों, इसे ध्यान से सॉल्व करिएगा। 20 में से -4 को घटाना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे
20 में से घटाना है -4 को, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा ये 20 जमा 4 आ जाएगा, यानी 24 आ जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान से करना है सॉल्व। अब देखिए यहाँ पे इन दोनों में से बड़ी वैल्यू -4 है, ठीक है। -20 छोटी वैल्यू है, तो यहाँ पे क्या करना है, बड़ी में से छोटी घटानी है, यानी बड़ी वैल्यू -4 है और इसमें से माइनस का 20 घटाना है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा -4 जमा 20 यानी कि 16 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम घटा के लिखेंगे तो 16 आ जाएगा, ठीक है। अब ये अनुपात में ले लेना, ठीक है। देखिए यहाँ पे इन दोनों को काट लेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 से काटेंगे तो 2:3 आ जाएगा, ठीक है। और ये अनुपात किसका है, ये क्रय मूल्य यानी सीपी का अनुपात आया है। जो वस्तु हमने 20% के लाभ पे बेची थी उसका सीपी कितना है, 2 है। और जो हानि पे बेची थी तो उसका सीपी क्रय मूल्य 3 है, ठीक है। यह अनुपात में है, ठीक है। तो इनका कुल लागत मूल्य कितना हो गया, 2 जमा 3 यानी 5 हो गया अनुपात में, ठीक है। और हमें सवाल में दिया हुआ है कुल लागत मूल्य 825 रुपये है, ठीक है। तो मैं इसके सामने लिख सकता हूँ कि 5 यूनिट कुल लागत मूल्य है और रुपयों में कितना है, ये है 825 रुपये, ठीक है। और हमसे क्या पूछा जा रहा है, उनके लागत मूल्यों में कितना अंतर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अनुपात में कितना अंतर है, 3 में से 2 घटा देंगे तो यानी 1 यूनिट का अंतर है, ठीक है। हमें 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। 5 यूनिट की वैल्यू हमारे सामने है, ठीक है। दोनों तरफ 5 से भाग कर दीजिए तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो 825 को 5 से भाग कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहले ये 1 पे कटेगा, फिर 6 पे कटेगा और फिर 5 पे कटेगा, ठीक है। यानी कि 165 रुपये का अंतर है, ठीक है। अगर आपसे लागत मूल्य पूछता है तो भी आप निकाल सकते हैं, 2 यूनिट और 3 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। यदि चीनी के मूल्य में 35% की वृद्धि हो जाती है परंतु कोई परिवार अपने खर्च में केवल 8% की ही वृद्धि कर सकता है, तो उन्हें अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी, हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल में हमसे क्या पूछा जा रहा है कि उसे अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी, ठीक है। तो मैं आपको ऐसी शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे आपको पुरानी खपत और नई खपत सीधे ही पता लग जाएगी। तो देखिए यहाँ पे पहले मैं पुरानी खपत लिख देता हूँ यहाँ पे और नई खपत, ठीक है। अभी आप कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे मूल्य में 35% की वृद्धि हुई है, ठीक है। तो पुरानी खपत क्या होगा, 100 में आपको 35 को जमा कर देना है, ठीक है, क्योंकि 35% की वृद्धि हो रही है, ठीक है। और अनुपात में ले लेना नई खपत को। देखिए यहाँ पे परिवार सिर्फ 8% की वृद्धि कर सकता है अपने खर्च में, ठीक है। तो यहाँ पे 100 जमा 8 लिख देना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पुरानी खपत कितनी हो जाएगी, 135, ठीक है। और नई खपत कितनी है, 108, ठीक है। हमें दिख रहा है यहाँ पे कमी आ रही है खपत में, ठीक है। कितनी कमी आ रही है, 135 में से 108 को घटाएंगे तो 27 की कमी आ रही है, ठीक है। लेकिन हमें प्रतिशत में बताना है, ठीक है। तो प्रतिशत में निकाल लेते हैं। 27 की कमी आ रही है, ठीक है। किस पे आ रही है, 135 पे आ रही है, ठीक है। तो 135 से भाग कर देंगे और 100 से गुणा कर देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 27 से काटेंगे इसको 135 को तो 5 पे कटेगा और 5 से 100 को काटेंगे तो 20 पे कटेगा, ठीक है। तो यानी 20% की उन्हें कमी करनी होगी। तो ये हमारा आंसर होगा, ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। तो आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। अभिषेक अपनी आय का 85% खर्च करता है। यदि उसकी आय 10% बढ़ जाती है और उसकी बचत में 7% की कमी होती है तो उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि अभिषेक अपनी आय का 85% खर्च करता है, ठीक है। अगर वो 85% खर्च करता है तो 15% की बचत करता होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम खर्च का और बचत का अनुपात लिख लेंगे, ठीक है। और इस सवाल को हम एलिगेशन मेथड से करेंगे, ठीक है। तो नीचे जो अनुपात होता है दोस्तों उसमें लिख देंगे यहाँ पे वो 85% खर्च करता है और बचत कितनी करता है, 15% की करता है, ठीक है। तो यहाँ पे अनुपात लगा दूंगा मैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यदि उसकी आय 10% बढ़ जाती है, ठीक है। तो खर्च और बचत के बीच में आपको 10 लिख देना है, ठीक है, प्रतिशत नहीं लगाना। 10% की वृद्धि हो रही है, ठीक है। और उसकी बचत में 7% की कमी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बचत है उसको -7 लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे कमी बोली जा रही है, ठीक है। तो उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है तो ये हमें निकालना है। तो यहाँ पे मैं x लगा दूंगा, ठीक है। अब इसे एलिगेशन मेथड की तरह लाइन लगा देता हूँ मैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे
इन दोनों को मैं 5 से काट लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे 17 आ जाएगा और अनुपात में 3 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमें x की वैल्यू कैसे निकालनी है इसे समझ लीजिए। ये हम 17 का गुणा करेंगे x में तो कितना हो जाएगा 17x, ठीक है। और 3 का गुणा करेंगे -7 में तो यहाँ पे -21 लिख देंगे, ठीक है। और इसको पूरे को भाग करना है इन दोनों के योग से, यानी 17 जमा 3 20 से इसे हमें भाग कर देना है, ठीक है। और ये बीच वाली संख्या के बराबर होगा, यानी कि 10 के बराबर होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसे सॉल्व कर लेते हैं। 17x - 21 किसके बराबर हो जाएगा 200 के बराबर, ठीक है। अब ये 21 उधर जाके जमा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 221 और यहाँ पे 17x आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों 221 और इसे 17 से भाग कर देंगे। तो पहले देखिए 17 एकम 17 और फिर 5 बचेगा तो 51 हो जाएगा, तो ये 3 पे कट जाएगा, ठीक है। तो यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 13 और ये प्रतिशत में हम मान रहे थे, ठीक है। यानी कि उसकी खर्च में जो है 13% की वृद्धि होगी क्योंकि यहाँ पे प्लस का आंसर आया है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे, आपसे मिलते हैं अब अगली वीडियो में।